हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस। चलो क्लास अपन स्टार्ट कर देते हैं। बाकी बच्चे अगर बाद में ज्वाइन होना होगा तो हो जाएंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया था नहीं आपको। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। नोट्स जो हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका था बच्चे, इस चैप्टर के नोट्स नहीं है मेरे पास। जो भी नोट्स हैं वो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। अब मुझे पता है मोस्टली बच्चों को बोर्ड पे छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो जो भी इसकी पिक्स वगैरह होंगी वो मैं आपको लेक्चर के बाद सेंड कर दिया करूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो लेक्चर आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, लिंक मैं आपको रोज ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया करूंगा वीडियोस का। तो आप कभी भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो। आज समझ में आया, एक दो दिन बाद समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो 3-4 बार देख लो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपको ये बेनिफिट होगा, वो लेक्चर्स आपके पास रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो अगर आपने कोई टॉपिक एक दिन पहले भी समझना हुआ तो आप वीडियो को देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग जो है वो सभी लेक्चर्स की होगी। आप लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आपने स्टार्ट किया था। उसके अंदर इंट्रोडक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा था वो था अपना एसेंशियल एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे वो होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे वो होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। आप उन एलिमेंट्स का इंटेक करो, उनको खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी की ग्रोथ में उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो उसके बाद मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स के दो टाइप बताए थे। मैंने बोला था एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बल्क एसेंशियल एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं ट्रेस एसेंशियल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो हमारे लिए जरूरी हैं और हमें बॉडी के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए, उनको आप बोलते थे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट्स हो गए, ये सारे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए भी थे। फिर वो एलिमेंट्स जो हमारे लिए एसेंशियल हैं पर हमारी बॉडी के अंदर वो लो कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको आप एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब चीजें आप लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज आपने डिस्कस करना है एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स के कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें, उनकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या डिसीजेस वगैरह होंगी, ये सब चीजें आपने डिस्कस करनी है। थ्योरी का पोर्शन है, आज और कल हमारी थोड़ी सी थ्योरी चलेगी। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे मेटेलो पोरफायरिन्स, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक है, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी केमिस्ट्री चलेगी, जिसको साथ साथ आप चलाएंगे। स्टार्ट करते हैं आप आज का टॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स को पढ़ना। मैंने आपको तो बता ही दिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपने पढ़ना है। क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर टाइम बचेगा तो फिर आप ट्रेस एलिमेंट्स को भी स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रेस एलिमेंट्स वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाऊंगा। ऑर्गेनिक आप स्टार्ट करेंगे, 2-3-4 चैप्टर के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा पहले ही। जिसके नोट्स नहीं बनाए हुए, अमीनो एसिड के नहीं बनाए हुए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अमीनो एसिड्स के नोट्स ही मैंने बनाए हुए, तो वो सारा काम आप बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कैल्शियम को और मैग्नीशियम को। हेडिंग में मैंने दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे लिख दिए, लेकिन फंक्शनिंग मैंने उनकी अलग अलग एक्सप्लेन की है। ऊपर मैंने सारा कैल्शियम एक्सप्लेन कर दिया, नीचे मैंने सारा मैग्नीशियम एक्सप्लेन कर दिया। तो हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थ्योरी का टॉपिक है, मैंने बता ही दिया, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको लाइंस के मीनिंग समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल टर्म्स भी आएंगी, तो जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारे पास नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो क्लासेस को, मतलब वो डेफिनेशंस को सुनो और डेफिनेशंस को सुन के, वर्ड्स को सुन के उनका रट्टा मारने की कोशिश करो।
कुछ एक मीनिंग में आपको बताऊंगा, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको फिर भी थोड़े बहुत वर्ड्स का जो रट्टा है वो लगाना पड़ेगा, तो वर्ड्स को एक बार ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले आ गया कैल्शियम और मैग्नीशियम। These are present as carbonates and phosphates in skeletal structure of mammals. जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, मैमल्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर में ये एज ए कार्बोनेट और एज ए फॉस्फेट प्रेजेंट है। यानी कि या तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या हमें मिलेगा कैल्शियम फॉस्फेट Ca थ्राइस PO4 ट्वाइस। तो ये हमारे पास हमारे कैल्शियम की फॉर्म है। इसी फॉर्म में हमें मैग्नीशियम मिलेगा मैमल्स के अंदर, या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेगा MgCO3, या मिलेगा फॉस्फेट्स की फॉर्म में Mg थ्राइस PO4 ट्वाइस। तो ये हमारे पास एक्सिस्टेंस हो गई दोनों टाइप के आयंस की। फिर आगे चलते हैं। कैल्शियम इज यूज्ड इन सेल वॉल्स एंड बोन्स। कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन ब्लड calcium ion is mainly present in plasma and also in combination with serum protein. अगर मैं ह्यूमन ब्लड की बात करूं तो हमारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ साथ वो सीरम प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। प्लाज्मा के अंदर तो फ्रीली प्रेजेंट है, लेकिन सीरम प्रोटीन के साथ फ्रीली प्रेजेंट नहीं है, वहां पे वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। तो ये दो बातें बताई। It plays important role in muscle contraction, blood clotting, and stabilization of certain enzymes. जो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अब मसल कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? मसल्स का थोड़ा सा फैल जाना या बंद हो जाना। इसका सबसे इजी एग्जांपल हम लेते होते हैं आईज। आप आईज को खोलते हो, बंद करते हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो आंखें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान से देखते हैं आप तो आप आंखें छोटी कर लेते होती हैं। तो ये हमारे पास हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसमें कैल्शियम हमारा रोल जो है वो प्ले करता है। उसके बाद मैंने बताया ब्लड क्लॉटिंग। तो जैसे मान लो हल्की फुल्की चोट आपको लग गई, हल्की फुल्की चोट लगने की वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, तो आप देखते हैं ब्लीडिंग होती है, थोड़े टाइम के बाद वहां पे खून जम जाता है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में खून हमारा कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट्स। तो जो हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो ब्लड रुकता है, उसमें भी कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लास्टली स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स अपना वर्क प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी स्टेबलाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है हमारा कैल्शियम। अगर कैल्शियम की अमाउंट ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो टेटनी नाम की डिसीज जो है वो हो सकती है। अब टेटनी डिसीज में क्या होता है, बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी है उसके कुछ एक पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा बेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे, दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बोलने में भी दिक्कत आएगी। जो अभी आपके सर एकदम फ्लोलेस बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं, 10 मिनट से रुक ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ सकती है अगर टेटनी डिसीज होगी। तो ये अपने को तभी होती है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कंटेंट कम हो जाता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो ज्यादा आ गया, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा आ जाएगा, तो फिर हमें कैल्सिफिकेशन की दिक्कत आती है। कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स हैं, उनके अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से बोन पेन्स होने लग जाती हैं, हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है। उसके अलावा आई इरिटेशन होती है, आंखों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, खारिश होनी शुरू हो जाएगी। ग्रोथ जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ग्रोथ एकदम से होना बंद हो जाएगी। जितनी ग्रोथ आप रेगुलरली कर रहे थे आपकी, उतनी बॉडी की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है इस पॉइंट के थ्रू, जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो अगर कम अमाउंट में होंगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा अमाउंट में होंगे तो भी दिक्कत है। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा था ना, आप इससे पहले कैल्शियम के यूज पढ़ रहे थे, तो अपने को लगा कैल्शियम तो बड़े काम की चीज है, सारा दिन कैल्शियम खाते रहो, जिससे भी अपने को कैल्शियम मिलेगा और अपना जो है बॉडी वो सेट रहेगी।
तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो कम अमाउंट में भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा अमाउंट में भी होने चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट होती है, उसी अमाउंट के अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होने चाहिए। यहां तक मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बता दिया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 15 बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें साथ, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नो सर। ठीक है जी। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बोल देना, क्योंकि हैंड रेज वगैरह करते हो या कोई भी सिंबल वगैरह सेंड करोगे तो मोबाइल पे थोड़ा सा कम ध्यान है, बोर्ड पे ज्यादा ध्यान होता है। तो हो सकता है कि मोबाइल वगैरह में मैं ना देखूं, तो प्लीज बोल के बता देना, मैं रुक के आपके डाउट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम के फंक्शन अपन यहाँ पे पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हमारे मैग्नीशियम आयन के फंक्शंस। तो मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन रेड सेल्स इन मैमल्स। एक्चुअल में यहाँ पे रेड ब्लड सेल आना था, रेड ब्लड सेल्स को ही हम रेड सेल्स बोलते हैं। तो मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है क्लोरोफिल, उसके अंदर भी मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको बोल के बता रहा था ना कि आज और कल अपनी थ्योरी चलेगी। परसों से आपने मेटेलोपोरफायरिन पढ़नी है, थोड़ा सा हैवी वर्ड है। मेटेलोपोरफायरिन में दो स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं। एक आपा बनाएंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और एक आपा बनाएंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो होता है वो मेटेलोपोरफायरिन से बनता है, और उसके अंदर जो मेटल आयन प्रेजेंट होता है वो हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज एक्टिवेटिंग आयन इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की रिएक्शन हो रही होती हैं, तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको एक्टिवेट करना पड़ता है, जिनको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये वाला जो हमारा मैग्नीशियम आयन है ये एज ए एक्टिवेटिंग आयन बिहेव करता है, बहुत सारी एंजाइम रिएक्शंस को चलाने में हेल्प करता है। उसके बाद द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एटीपी, ये बताऊंगा अभी। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एटीपी proceed smoothly in the presence of magnesium. ATP is energy rich molecule। बता ही दिया मैंने ATP क्या होता है, फुल फॉर्म भी बताऊंगा अभी। ATP क्या होता है? ATP is energy rich molecule and it is used as a energy source to derive chemical reactions of cell। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ATP जो है हमारा वो वाला मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो स्ट्रक्चर को अभी मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, इसकी पानी से रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर। जो इसकी पानी के अंदर बॉडी के अंदर पानी के साथ रिएक्शन होती है वो इनिशिएट करवाता है हमारा मैग्नीशियम। हमारा जो एटीपी मॉलिक्यूल है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइपोफॉस्फेट आयन बनाएगा, साथ में बनाता है एडीपी, ये भी बताऊंगा अभी। अब ये तीनों चीजें तो बनी, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को फिर आप यूज करते होते हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल रिएक्शंस को करवाने के लिए। और भी प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर आप ये एनर्जी का यूज कर सकते हैं। एडीपी है यहाँ पे एडोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि हाइड्रोलिसिस होने से पहले ये ट्राइफॉस्फेट का एक हमारा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो जाता है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। 3 थे, एक हाइड्रोलाइज हो गया तो 2 बचेंगे, ये हमारे पास हमारा एडीपी बन जाएगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल देते हैं, नॉन मेडिकल वालों के लिए बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस में एटीपी जो होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो फिर वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए यूज कर लेती है।
तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों हमारे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स थे, इनके यूजेस के बारे में और इनकी थोड़ी बहुत कमियां जो थी वो भी मैंने बता दी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले में। बड़े अच्छे बच्चे हैं। चलो, तो ये हमारे पास हमारा केस था कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हम आ गए हैं हमारे अगले पेयर पे। अगला पेयर है हमारा सोडियम और पोटेशियम का। हमने अभी डिस्कस करना है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों भी हमारे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं और इनके हमारे बॉडी के अंदर क्या यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे अपन कैल्शियम मैग्नीशियम में किया, सेम आप यहाँ करेंगे। पहले आप एक मेटल पढ़ेंगे, फिर आप दूसरे मेटल पढ़ेंगे। यहाँ आप पहले पोटेशियम को पढ़ेंगे, फिर बाद में आप सोडियम को पढ़ेंगे। तो देखो, पोटेशियम इज फाउंड यूनिवर्सली एज प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक कैटायन इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। ज्यादातर सेल्स के अंदर पोटेशियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब यूनिवर्सली मैंने क्यों बोला, हमारे पास पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मेरा मतलब हो गया अर्थ, जितनी भी हमारे पास हमारी लिविंग बॉडीज हैं उनके अंदर पोटेशियम जो होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है। उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स के अंदर जनरली पोटेशियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा वो यूनिवर्सल कैटायन है जो हमें लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। सिर्फ एक के अंदर नहीं मिलेगा, वो मैं भी तो बता ही रहा हूँ आगे। तो इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गे। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सबके लिए जरूरी है, सिर्फ एक को छोड़ के, नीली हरी काई, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो काई जमती है समुद्र वगैरह के अंदर भी, नदियों में भी होती है, नाली वगैरह में भी होती है। चलो ज्यादा आप स्टडी नहीं करते इस बारे में। तो जो स्पेशल काई है हमारी, आपको सीज के अंदर मिलेगी, समुद्र के अंदर मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गे। इसको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं सबको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए पोटेशियम जो है वो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है। सबके लिए बल्क होगा ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे पोटेशियम को बल्क में क्यों इंक्लूड किया, अपने अकॉर्डिंग, ह्यूमंस और एनिमल्स के अकॉर्डिंग। अलग अलग स्पीशीज होती हैं, मैं यहाँ पे मेरी बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस के लिए हमारा जो पोटेशियम है वो एसेंशियल बल्क एलिमेंट है, ये आप याद रखना। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 1 महीने पहले। जो अपना लास्ट लेक्चर लगा था वो 1 महीने पहले लगा था। तो मैंने आपको 1 महीने पहले भी बताया था, जो यहाँ पे मैं एसेंशियल वर्ड या ट्रेस वर्ड यूज कर रहा हूँ वो ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है बल्क में और कौन सा ट्रेस में। हो सकता है किसी और स्पीशीज के लिए वो एलिमेंट बल्क में ना जरूरी हो, तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। हमारे लिए सोडियम और पोटेशियम जो है वो बल्क एसेंशियल एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने बोला इट इज मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर और बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अंदर वाले को हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर वाले फ्लूइड को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये हमारा जो है पोटेशियम, इट इज मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका ये मेजर कैटायन है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व एक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। सेकंड चीज तो आपको समझ में आएगी, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में। उसके अलावा नर्व एक्शन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नर्व एक्शन से आप समझ सकते हो, किसी गर्म ठंडी चीज को आप टच करते हो तो आपको उसके आगे रिस्पॉन्स मिलता है, आप फटाफट हाथ हटा लेते हो। ऐसे एक्शंस को आप नर्व एक्शन बोलते हो। तो उसके अंदर भी पोटेशियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पोटेशियम जो है वो कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद है हमारे पास हमारा सोडियम। पहले ना ये एग्जाम्स में आता नहीं होता था, एग्जाम में सिर्फ एसेंशियल और ट्रेस ही आते होते थे। लेकिन लास्ट 2-3 साल के पेपर में देख रहा था, उनके अंदर वो कोई भी एक एलिमेंट हमें बोल देते हैं। एसेंशियल का भी बोल सकते हैं, ट्रेस का भी बोल सकते हैं। इसलिए ये फालतू की थ्योरी करवानी पड़ती है तो सिंपल सिंपल बातें, पर याद करने वाला काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इनमें से कोई भी आयन जो है वो 1-2 मार्क्स में पेपर के अंदर आ जाता होता है।
इसलिए आपको ये सारी चीजें करवाई जा रही है। अब आप सोडियम को पढ़ते हैं। सोडियम इज द मेजर केटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो पोटेशियम था वो मेजर केटायन था इंट्रासेलुलर का, मतलब सेल के अंदर वाले फ्लूइड का। जो सोडियम है हमारा, सोडियम हमारा इंपॉर्टेंट केटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, यानी कि सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका इंपॉर्टेंट मेजर केटायन। फिर इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व फंक्शनिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो नर्व्स की फंक्शनिंग होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड प्लाज्मा। अब ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लड प्लाज्मा तो आप सब बच्चों को पता है। वर्टिब्रेट्स क्या होती हैं? वो सारी स्पीशीज जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है उनको आप वर्टिब्रेट बोलेंगे। उनके ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट है, मतलब ऐसी स्पीशीज या ऐसे एनिमल्स जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती उनके ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रेट्स का, मतलब जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे हम हो गए, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ऐसे वगैरह ज्यादा एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो जिनके पास भी वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके ब्लड प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है हमारा सोडियम। उसके बाद एक बात मैं बता रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम की कॉमन। सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर एसेंशियल एक्टिवेशन आयंस फॉर एंजाइम एक्टिविटी। जैसे हमारा मैग्नीशियम था वैसे हमारे सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम की जो होते हैं वो ऐसे एक्टिवेटिंग आयन बिहेव कर सकती हैं जो हमारे एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स की रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमें रिएक्शन को इनिशिएट करना है, एक्टिवेट करना है, उसके लिए हम सोडियम और पोटेशियम का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस था सोडियम एंड पोटेशियम का। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बोलो। एक बच्चा साथ छोड़ गया अपना, पता नहीं कौन सा, मतलब क्लास छोड़ के गया, वैसे साथ छोड़ के नहीं गया। हाँ जी, कोई डाउट हो? नो सर। चलो ये वैसे ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वाली क्लास वैसे बढ़िया होती है, बच्चे ज्यादा बोलते नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास सोडियम और पोटेशियम वाला फंक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो वीडियो गया। इतनी बड़ी होती है कि एक वर्ड भी नहीं बोलते। हाँ जी, वीडियो इतनी बढ़िया बनाते हो, सही बात है। तो आपके ये काम आएगी वीडियो, आप अगर अच्छी बनवा रहे हो तो फायदा बाद में आपको ही मिलेगा। चलो तभी तो तो हम बोलते हैं ऑनलाइन होनी नहीं चाहिए। देखो अंजलि बोल के बता रही है कि हम बोलते नहीं है। ये भी जरूरी है सर। ठीक है जी। तो अपन यहाँ पे पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अभी अपन यहाँ पे अपना थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स का मतलब है यहाँ पे PO4 3 नेगेटिव आयंस। तो इनकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब फॉस्फेट की बात तो कर ही रहा हूँ, इसमें बेसिकली आप एक आधी चीज जो है वो फॉस्फोरस के लिए भी पढ़ सकते हैं। बाकी फॉस्फोरस के बारे में मैंने यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि फॉस्फोरस को आप स्टडी करेंगे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स में। जो हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो काफी हैं, 10-12 हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं। सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े से बड़े पार्ट बनेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो पार्ट बनेंगे वो छोटे बनेंगे। और कुछ एक मैं आज आपको करवाऊंगा भी, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी बच जाएगा। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स में फॉस्फेट्स को। अब देखो उसने बोला हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फॉस्फेट कंपाउंड्स कौन से हैं। द इंपॉर्टेंट फॉस्फेट कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। 3 चीजें अपन यहाँ पे पढ़नी होती हैं जिनके अंदर फॉस्फेट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरे हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और तीसरे हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं ये आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। जो न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारे पास होती है 5 मेंबर्ड शुगर। जो अपन 5 मेंबर की शुगर लेके चलेंगे वो आपने पढ़ी हुई है कहाँ पे, जब आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइबोज की।
तो आपने न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर सबसे पहले एक शुगर लेनी है 5 मेंबर शुगर, यानी कि राइबोज लेके चलती है। एक मिनट में राइट हैंड साइड थोड़ी सी रब कर देता हूँ, लिखने के काम आएगा। फोटो मैंने पहले खींच ली थी, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है 5 मेंबर्ड शुगर, और वो शुगर हम चूज करते हैं राइबोज। एक हमारे पास होते हैं नाइट्रोजनस बेस, मतलब ऐसे बेसिक कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे हमारे पास टोटल 5 कंपाउंड्स होते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि आप डीएनए बना रहे हैं या आरएनए बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 3-3 का पेयर बना लेते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि सर को गोरखपुर सर के पास जाना पड़ेगा, तीनों 3 तो 6 होती हैं, सर ने 5 कंपाउंड लिखवाए। तो डीएनए और आरएनए के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो कॉमन होता है। दोनों के अंदर एक बेस सेम हो सकता है, बाकी के जो बेसिस होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए हम 5 ही तरह के नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे होती है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, जो प्रेजेंट होता है एज ए फॉस्फेट ग्रुप, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो ये होती है हमारे पास हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट होती है। हमने क्या करना है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, दूसरे को तीसरे से जोड़ेंगे, तीसरे को चौथे से। तो जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन करके एक लंबी चेन बना देती हैं, उस लंबी चेन को फिर आप क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि आप न्यूक्लियोटाइड से डीएनए भी बना सकते हो, आरएनए भी बना सकते हो। तो ये जो डीएनए आरएनए मैंने यहाँ पे लिखा, ये डीएनए आरएनए जो हैं, ये दोनों हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये दोनों हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तीसरा कंपाउंड अपन यहाँ पे पढ़ना था फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लंबी एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। इस चेन के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, सॉरी 2 एंड्स होती हैं। एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन लेनी है, इस चेन के हमारे पास 2 एंड्स हैं। एक एंड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लवर। एक होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर रिपेलर। जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है वहां पे अटैच होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड्स में ना 2 हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। जो हमारे हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं वो यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये 3 तरह के कंपाउंड्स हैं। इन तीनों तरह के कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे फॉस्फेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इट हैव मेजर इंपॉर्टेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स। जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मतलब जो हमारे बढ़िया खाने पीने वाली चीजों से हमें मतलब जो चीजें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट्स या प्रोटीन्स या विटामिन्स, उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर ये काफी यूज होती है। इट्स फंक्शन इन रेगुलेशन ऑफ पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे फॉस्फेट्स होती हैं वो ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखती हैं, उसको कम ज्यादा नहीं होने देते। तो यहाँ पे भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले होता है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स रिक्वायर्स फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड विटामिन डी। जब आप छोटे बच्चे होते हैं, अपनी ग्रोथ हो रही है, अपनी बोन्स की ग्रोथ हो रही है, तो बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए 3 चीजें हमें बैलेंस अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। एक फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस मैंने यहाँ पे इसलिए बताया वो फॉस्फेट का पार्ट है, वहां से अपने को एलिमेंट मिल सकता है। दूसरा कैल्शियम, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी। विटामिन डी का जो नॉर्मल सोर्स है वो आपको पता ही है, सन है। अब इसके लिए भी मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर आपने विटामिन डी गेन करना है सन से, तो आपका जो फेस है वो ओपन होना चाहिए, आपकी जो आर्म्स होती हैं वो ओपन होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने विटामिन डी
अब्सॉर्ब करवाना है या विटामिन डी फॉर्म करवाना है, ऐसा नहीं होता है कि सन से विटामिन डी आ रहा है और आपकी स्किन के अंदर जाके घुसेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विटामिन डी जो होता है वो हमारे स्किन के पोर्स के अंदर बनता है, हमारी स्किन में ही बनाना होता है विटामिन डी। रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सन एनर्जी चाहिए होती है। तो जब आप अपने स्किन के पोर्स में ढक लोगे, आपने सारा मुंह ढक लिया, फेस क्रीम लगा ली, सनस्क्रीन लगा ली, हाथों में सनस्क्रीन लगा ली या हाथ ढक लिए, तो वहां पे विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा कितना मर्जी धूप में घूमते हो। तो फेस का भी ओपन होना जरूरी है और आर्म्स का भी ओपन होना जरूरी है। फेस और आर्म्स पे जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के अंदर विटामिन डी बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास हमारा फॉस्फेट था। एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है प्रांजल, चलिए। तो ये था अपने पास अपना एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स का काम। थोड़ी सी थकान हो गई है तो फिर आप क्या करते हैं, जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स है वो आप कल स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको सारे ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो करवा दूंगा, जितने भी हैं 8-10, और फिर आप परसों से स्टार्ट करेंगे मेटालोप्रोफाइल्स। क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। जो हमारा एसेंशियल ट्रेस वाला काम है वो कल खत्म हो जाएगा। मेटालोप्रोफाइल्स में 3-4 दिन लग सकते हैं क्योंकि उसमें आगे टॉपिक्स आते हैं। बोहर इफेक्ट आता है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एक्सप्लेन करना होता है, तो वो वाले टॉपिक हमारे 3-4 दिन लग सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 टॉपिक 2 दिन लगेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा जल्दी करने की। तो ये सब चीजें आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।